हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराएंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14। इससे पहले की 13 वीडियोस में हम लोग अपने 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं विद एवरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। सेम उसी पैटर्न में आज ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी की कंडक्टिविटी लाई करती है किसके बीच में? इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं मैम? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके के अंदर से करंट इजीली फ्लो कर सकता है, जबकि इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि करंट के पाथ को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। कहने का मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। अच्छा देखो, एनर्जी बैंड्स क्या होता है बेटा? हमारे पास ना कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल में क्या होता है? क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, और हर एक एटम के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो कहने का मतलब देखो, अब हमारे क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स हैं और उन बहुत सारे एटम्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अब जो हमारे क्रिस्टल में एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, जिसके कारण होता क्या है? देखो, एक एटम है हमारे पास, उसका न्यूक्लियस दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कोई फिक्स्ड एनर्जी नहीं रहती है, तबकि क्या होता है? उनमें एक एनर्जी बैंड बन जाता है। कहने का मतलब उनकी वेरिएबल एनर्जीज होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं कि हाँ ये इसका एनर्जी बैंड है। आया समझ? नहीं आया? देखो, अभी हमारे पास ये कोई एटम था, ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें अच्छा, अब सेम ऐसे यहाँ पे मानो कि दूसरा न्यूक्लियस भी है हमारे पास। अब इसके पास भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी होंगे वो देख लेंगे। अब होगा क्या? देखो, ये वाला न्यूक्लियस इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अफेक्ट करेगा, है ना। सेम ऐसे ये वाले न्यूक्लियस इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके के पास फिक्स्ड एनर्जी होनी चाहिए थी, उनके पास फिक्स्ड एनर्जी नहीं रहती है, उनके पास क्या बन जाती है? वेरिएबल एनर्जी। और वो जो एनर्जीज है इनकी, उनमें थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो हम क्या कहते हैं कि इनका क्या बन गया? एक एनर्जी बैंड बन गया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दो तरीके के एनर्जी बैंड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है? देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड, मतलब कि कहने का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनसे जो मिलके बैंड बनेगा उसे बोलेंगे वैलेंस बैंड। ठीक है, सेम ऐसे जो कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स है, कहने का मतलब जो कंडक्टिविटी में भी हेल्प करने वाले हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स उनसे जो बैंड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। आगे यहाँ तक समझ? ठीक है, तो अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। ये मैंने इसकी पूरी थ्योरी लिख दी है। चलो, अब आगे है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड द फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। सबसे पहले देखो बेटा, वैलेंस बैंड क्या होता है? जो कि किससे मिलके बना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, है ना। द बैंड क्रिएटेड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स, किससे? इंक्लूडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, चलो दूसरा देखो, कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड कैन बी एक्सप्लेन एज द लीस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है बेटा? फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है इसे हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? यहाँ तक समझ आया? चलो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर हमें नॉर्मली आते हैं, है ना। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? कंडक्ट द चार्ज कैरियर्स इजीली। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इन विच द फ्री फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब करंट का उस मटेरियल में फ्लो कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चार्जेस का फ्लो कर पाना। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी की कंडक्टिविटी किसके बीच में हो? सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये तो मैंने अभी समझा दिया था।
ये नीचे हमने क्या बना रखा है, ये हमने बनाया एनर्जी बैंड डायग्राम, किस किस का, कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का एंड इंसुलेटर्स का। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं हम किसका, कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका कंडक्शन बैंड में जाना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसीलिए कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में क्या होता है, ये एनर्जी बैंड जो है इनके बीच में ये बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है ये, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। कहने का मतलब अगर हमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेजना होगा तो हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है अच्छा, अब नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका की जो एनर्जी बैंड गैप है वो कम होता है। कितना कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। कहने का मतलब देखो कंडक्टर्स में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, सेमीकंडक्टर्स में क्या कर रहे हैं, थोड़ा गैप है, और इंसुलेटर्स में गैप क्या है, बहुत ज्यादा। आया समझ, चलो आगे करें। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब इनमें क्या फर्क है मैम, देखो प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि हमारा होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। कहने का मतलब उसमें बाहर से एक्सटर्नली कोई भी डॉपिंग नहीं की गई है। कहने का मतलब उसमें कोई भी हमने इम्प्योरिटी नहीं ऐड करी है। ठीक है, और इसकी एक क्या चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल। देखो कैसे, सेमीकंडक्टर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, याद है, चलो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 ही हुए है ना, ज्यादा तो नहीं हो गया। ठीक है, और अभी कितने बचेंगे, 4। ठीक है, कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है सिलिकॉन की, 2 8 4। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है तो क्या करना होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, फिर 8 होने चाहिए थे ना। तो अब इसमें कितने हैं, 4। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही यहाँ पे क्या होंगे, होल होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी क्या है, और स्पेस है। समझ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या है, इक्वल। सेम ऐसे जर्मेनियम में भी यही होता है। आई बात समझ, तो ऐसे कंडक्टर इनको हम क्या बोलते हैं, इन वाले सेमीकंडक्टर्स को प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। सेकेंड है इम्प्योर और दी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, देखो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी or the extrinsic semiconductor will be enhanced by the addition of the क्या impurity by the method of crystallization। कहने का मतलब क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं वो मैं अभी आगे समझा दूंगी। अच्छा, अब इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करने से उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, एनहेंस हो जाती है। ठीक है, और ये जो मेथड है जिससे कि हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा सेमीकंडक्टर बना है, इस सेमीकंडक्टर हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब आगे देखते हैं। हमारे पास दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन से, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर समझते हैं क्या होता है। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब जैसे कि देखो हमारा जो सिलिकॉन है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, 14 ग्रुप को ना। तो यहाँ पे है सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें कोई भी 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड करूंगी तो उससे क्या होगा, इसमें
जो ये हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो कैसा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आ गई समझ। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब ग्रुप 15 का मैं इसमें जो है वो एलिमेंट ऐड करने वाली हूँ। कोई दिक्कत? चलो अब आगे करें। अच्छा, अब इफ अ लिटिल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैज बीन एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल while the crystal growth, the produced crystal can be referred as the n-type extrinsic semiconductor। ठीक, चलो आगे देखते हैं। The electron will be the majority carriers। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स होंगे, while the positive holes are the minority carriers। ठीक है, अभी समझा देती हूँ अच्छे से, आगे देखो। Even though n-type semiconductor is having excess of electrons, but it will be electrically neutral। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों? देखो यहाँ पे जो 14 ग्रुप में जो भी एटम था, मान लो सिलिकॉन एटम था, तो वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो 15 ग्रुप में एटम है वो भी क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कहने का मतलब जब इसको इसके साथ ऐड करा है, हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, कहने का मतलब वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं यहाँ पे, लेकिन तब भी जो भी हमारा पूरा का पूरा भी क्रिस्टल बनेगा वो एज अ होल क्या रहेगा, न्यूट्रल। आई बात समझ। चलो देखो क्या बोला इन्होंने, इवन दो एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन तब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ द न्यूट्रल पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। हम लोगों ने जो इसमें ऐड करा है वो क्या है, न्यूट्रल पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक, that is there will be no addition of the either positive or the negative charges। हमने यहाँ पे न्यूट्रल पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली है, ना कि हमने इसमें बाहर से लाके कोई भी इसमें चार्जेस ऐड करते हैं। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, चलो अब ये फिगर समझते हैं। देखो होगा क्या यहाँ पे, लेट अस सपोज कि मेरे पास था ये सिलिकॉन का क्रिस्टल, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया, लेट अस सपोज। देखो इनके पास क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, 4 क्या थे इसमें, होल्स थे, है ना। और ये जो तुमने यहाँ पे फॉस्फोरस को डाला है, इसमें क्या है, इसमें बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इनके साथ सिलिकॉन के साथ क्या बना लेंगे, बैंड बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जिसके के कारण क्या होगी, कंडक्टिविटी। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में? और ये सबके साथ होगा, जितने भी यहाँ पे सिलिकॉन के क्रिस्टल, जितने भी इस पूरे क्रिस्टल में सिलिकॉन के एटम होंगे, हर एक के साथ। आई बात समझ। चलो अब आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम इसमें क्या डालेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि हम इसमें 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट डालेंगे जिसकी की वैलेंसी कितनी है, 3। जब हमने पिछली बार डाला था वो क्या था, पेंटावेलेंट, जिसकी वैलेंसी कितनी थी, 5। आई बात समझ, ठीक है। तो 13 ग्रुप एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम। देखो अब हमने इसमें 13 ग्रुप कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 8 3 इसकी कन्फिग्रेशन होगी, इसकी कन्फिग्रेशन कितनी है, 2 8 4। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, होल रह जाएगा, और उस होल के कारण यहाँ पे क्या होगी, कंडक्टिविटी। आई बात समझ, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। चलो, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, पॉजिटिव होल्स, बट द माइनॉरिटी आर दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में क्या होंगे, पॉजिटिव होल्स। आगे देखो, द पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी रिमेनिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? एज द नंबर ऑफ मोबाइल होल्स अंडर ऑल कंडीशंस रिमेन्स इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स। वही जो सेम पीछे रीजन पड़ा था वही रीजन है। हमने यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऐड भी करा है, तो एल्यूमिनियम का जो एटम था वो भी खुद में क्या था, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो भी क्या था, न्यूट्रल। ठीक है, हमने यहाँ पे बाहर से लाके तो कोई पॉजिटिव चार्जेस डाल नहीं दिए, हमने पूरा का पूरा एटम लाके डाला है जो कि खुद भी क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आया समझ। चलो आगे करें हम।
अब नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? देखो, पीएन जंक्शन डायोड कब बनता है? क्रिएटेड फ्रॉम अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, कैसे? बाय डिफ्यूजिंग पी टाइप मटेरियल टू वन हाफ साइड एंड एन टाइप मटेरियल टू द अदर हाफ साइड। हमने एक हाफ साइड में क्या करा है? पी टाइप मटेरियल डाला है, दूसरी हाफ साइड में हमने क्या करा है? एन टाइप मटेरियल डाला है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या होगा? जो पी टाइप क्रिस्टल है केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद द एन टाइप क्रिस्टल सो एज टू प्रोड्यूस द वन पीस। तो जो असेंबली हमें मिलेगा, मतलब ये जो बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। आया समझ? ठीक है, अब ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा, अब पी टाइप में क्या थे? मेजॉरिटी में होल्स थे, और एन टाइप में क्या है? मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होल्स क्या होंगे? ये मैंने इसमें होल्स बना, और ये जो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है पी टाइप में, जो हमने इम्प्योरिटी डाली थी वो कौन सी इम्प्योरिटी थी? पी टाइप का मतलब याद करो, पी टाइप हमारी इम्प्योरिटी कौन सी डाली थी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब हमने इसमें कौन से एटम्स डाले थे? एल्यूमिनियम वाले। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? होल्स मेजॉरिटी में, और यहाँ पे नीचे जो भी होंगे मैं इसको नेगेटिव से डिनोट कर देती हूँ। अच्छा, अब एन टाइप में क्या होते हैं? मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। चलो, यहाँ तक समझ में आया? ये जो मैंने ऊपर बनाए हैं ना छोटे छोटे, ये क्या है? जो कि हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे, कहने का मतलब जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये डिफ्यूज कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, डिफ्यूज कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये डिफ्यूज कर जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के रीजन में हमारे पास कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। मोबाइल चार्ज का मतलब जो कि मूव कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डिफ्यूज कर चुके हैं। चलिए, तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोला है? क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये क्या है? डिप्लीटेड है। किसका? डिप्लीटेड ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो इसलिए इस वाले रीजन को क्या बोला गया है? डिप्लीशन रीजन। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब बोलोगे कि मैम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो इन वाले होल्स के साथ डिफ्यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करेंगे। क्यों लिमिट तक करेंगे? देखो, अब यहाँ पे क्या है? देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ आएंगे तो यहाँ ये जो नेगेटिव है ये इसको क्या करेगा? रिपेल। ये नेगेटिव इसको रिपेल, ये नेगेटिव इसको रिपेल। सिमिलरली ये जो होल्स है ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये वाले पॉजिटिव इन वाले होल्स को क्या करेंगे? रिपेल। कहने का मतलब एक एक्सटेंट तक तो हमारे जो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, उसके बाद डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? एक पोटेंशियल बैरियर। हम इसे पोटेंशियल बैरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बैरियर का काम कर रहा है किसके लिए? बाकी और आगे डिफ्यूजन होने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अब इधर मूव नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ? तो ये जो पूरी नेगेटिव वाली लाइन है, और ये पूरी की पूरी पॉजिटिव, तो ये जो बना रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर। आई बात समझ? पी एंड आउट समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। ये वही फिगर है जो मैंने भी पीछे बना के समझा दिया। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बाइसिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइसिंग का मतलब क्या है? हमारे पास ना दो तरीके की बाइसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइस और एक होता है रिवर्स बाइस। एकदम आसान भाषा में, अगर मैं पी टाइप जो हमारी पी वाली साइड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करूं
और नेगेटिव वाली साइड को नेगेटिव से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर हम पी टाइप वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करें और हम एन टाइप वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। आई बात समझ, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके की बाइसिंग है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। अगर हमने पॉजिटिव वाले को किससे कनेक्ट करा है, पी टाइप से, तो फॉरवर्ड, और एन को नेगेटिव से तो फॉरवर्ड, ठीक है। चलो रिवर्स में क्या होगा, पी वाली साइड को किससे कनेक्ट करा है, नेगेटिव से, और एन वाली साइड को किससे कनेक्ट करा है, पॉजिटिव से। इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो इस वाले में समझते हैं पहले। जब हमने ये पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जो पी टाइप है उसमें होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी में ये पॉजिटिव और ये होल्स, ये पॉजिटिव इस होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये यहाँ पे ज्यादा जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो एन साइड है वो नेगेटिव से कनेक्ट करी है, इसका मतलब जो यहाँ पे एन वाले हैं, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी डिफ्यूजन होगा फिर यहाँ से ये और यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमारा डिप्लीशन रीजन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, है ना। इसी का इनवर्स अगर हम रिवर्स बाइस में देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, होल्स, ये इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, पॉजिटिव, ये इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्यों वाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो चार्ज कैरियर्स है वो क्या होते जा रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या होता जा रहा है, फिर डिप्लीटेड ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जिसके कारण हमारा जो ये रीजन है वो क्या हो जाता है, वाइड। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में, करें अब आगे, चलो। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच विल बी ऑफरिंग लो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड वाइज एंड हाई रेजिस्टेंस व्हेन द रिवर्स वाइज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड वाइज में जब भी हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा तो उसमें करंट फ्लो करेगा और रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा फॉरवर्ड वाइज है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे, और जब रिवर्स वाइज है तब तो वो उन्हें वापस अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब उसमें जो चार्ज कैरियर्स है वो फ्लो ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब चार्ज कैरियर्स फ्लो ही नहीं कर पा रहे तो करंट कहाँ से होगा। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। ये क्या है हमारा पीएन जंक्शन का सिंबल। चलो अब ये ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है, फॉरवर्ड वाइज का, और नीचे जो ग्राफ बना है ये किसका है, रिवर्स वाइज का। फॉरवर्ड वाइज का सिंपल है, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन रिवर्स बाइस में हमने क्या पढ़ा, रिवर्स बाइस में तो हमने पढ़ा कि करंट वहां पे होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं वो एक कंप्लीट सर्किट कर ही नहीं रहे हैं। देखो यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो कहाँ है वो इधर आ जा रहे हैं, यहाँ से भी इधर। कहने का मतलब इसमें तो हमारे जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें तो चार्ज कैरियर्स फ्लो करे ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे करंट क्या होता है, नेग्लिजिबल। कहने का मतलब करंट क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, देखो रिवर्स बाइस में होता क्या है बेसिकली कि जब हमने उसमें पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली तो करंट जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन, जो हमारे डिप्लीशन रीजन में जो हमारे एटम्स हैं उनका ब्रेक डाउन। तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होएगा, करंट बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखो पहले इनिशियली करंट क्या है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, और एकदम से करंट क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है रिवर्स बाइस रीजन और ये क्या है, फॉरवर्ड रीजन। कोई दिक्कत इतने में, ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे करें। अब हमने नेक्स्ट देखना है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। कहने का मतलब हमारी जो जंक्शन है पीएन जंक्शन डायोड उसको हम यूज करने वाले हैं एज अ रेक्टिफायर।
कैसे यूज कर सकते हैं ऐसा रेक्टिफायर? और रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जो कि एसी पावर को किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। तो मतलब ये एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल वही है कि अगर हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो उसमें करंट होगा, और अगर हम डायोड को रिवर्स बाइस में करेंगे तो करंट क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, यही इसका क्या है? प्रिंसिपल। यहाँ पे जो लो रेजिस्टेंस और जो हाई रेजिस्टेंस लिखा है उसका मतलब यही है बेटा, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा, है ना। कहने का मतलब करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा, और अगर हाई रेजिस्टेंस होगी तो वो करंट को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, तो करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के रेक्टिफायर है, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? देखो ये हमारा क्या है? ये रेक्टिफायर है, ये हमने क्या लगा रखा है इसमें? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, ये क्या है? ये हमने एसी की साइकिल दी है। देखो सबसे पहले जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा? पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारी जो ये डायोड है ये किस में काम करेगी? देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो डायोड का जो पी वाला एंड है वो क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब डायोड है क्या? फॉरवर्ड वाइज, और फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करता है ना। तो हमें इसके लिए आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट हम किसके अक्रॉस देखेंगे? इस लोड के अक्रॉस। तो ये क्या मिला है हमें? इसका आउटपुट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो जब दोबारा में नेगेटिव साइकिल आएगी, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तब क्या होगा? देखो नेगेटिव साइकिल आएगी तो अब ये वाला एंड हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये वाला एंड पॉजिटिव। अगर ये एंड नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसको क्या मिला है? नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव को जो पी टाइप है उसमें पॉजिटिव एंड को, कहने का मतलब पी वाली साइड पे अगर नेगेटिव टर्मिनल होगा तो क्या होगी? ये रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस में करंट क्या होता है? जीरो। तो कहने का मतलब अब की बारी हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो हमारा आउटपुट देखो क्या है? अब जीरो। आई बात समझ? ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी इनपुट की और जो फ्रीक्वेंसी थी आउटपुट की, उन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी इनपुट की और फ्रीक्वेंसी आउटपुट की क्या रहती है? सेम। कैसे सेम? देखो जब यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुई यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो इसमें भी क्या हुई है? एक साइकिल कंप्लीट हुई है। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे दूसरी साइकिल शुरू होगी तो अब यहाँ पे भी क्या होगी? दूसरी साइकिल। देखो ये पॉजिटिव और फिर ये न्यूट्रल। समझ में आया? तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनपुट की और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आउटपुट की दोनों क्या है? सेम। कोई दिक्कत? करें आगे? चलो, अब ये मैंने इसकी थ्योरी लिखी है, वही जो पीछे भी समझाया है। नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो पिछली बारी क्या हो रहा था कि हमें आधे, जब हमारी हाफ साइकिल आई थी पॉजिटिव वाली तब आउटपुट मिल रहा था, और जब हमारी नेगेटिव साइकिल थी तब हमारा आउटपुट क्या था? जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा है? सेम वैसे ही करना जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक डायोड की जगह क्या है? दो डायोड है। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव। तो अब इस पॉजिटिव के कारण हमें यहाँ पे जो लोड लगा है इसमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली डायोड क्या है? पॉजिटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, अच्छा अब जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो कहने का मतलब नेगेटिव साइकिल के टाइम पे हमें ये वाली जो डायोड है D2, इसकी वजह से क्या मिलेगा? आउटपुट। तो कहने का मतलब हमें आउटपुट दोनों ही सिचुएशन में मिल रहा है, एक बारी D1 डायोड की वजह से और एक बारी D2 डायोड की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा ये होगा, इसमें क्या होगा बेटा? जब पॉजिटिव साइकिल आई तब भी आउटपुट, और जब नेगेटिव साइकिल आई तब भी आउटपुट। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? इसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। क्यों डबल होती है? देखो यहाँ पे इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई ना, एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि ये अब दोबारा रिपीट होना कब शुरू करेगा? तो ये क्या हुई है? इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ से यहाँ तक आते ही इसकी एक साइकिल क्या हो गई है? कंप्लीट। फिर यहाँ से यहाँ पे आने पे दूसरी साइकिल कंप्लीट। तो कहने का मतलब हमारा जो आउटपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। किससे? इनपुट से। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? करें अब आगे? चलो
अच्छा, ये वाला जो मैंने बनाया ना, इसको सेंटर टैप रेक्टिफायर भी बोलते हैं। सेंटर टैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटर में टैपिंग करी गई है। हम सेंटर में क्या ले रहे हैं, लोड लगाया और उसके अक्रॉस क्या देख रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है ये तो पता है ना, ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इनपुट, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसका आउटपुट। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, और सिलिकॉन क्रिस्टल में कितने एटम्स है, 5 into 10 raised to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm। 1 ppm का मतलब क्या होता है, 1 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 10 raised to the power 6 सिलिकॉन एटम्स होंगे तो हमारे पास एक क्या होगा, आर्सेनिक एटम। समझ गए, 1 पार्ट्स पर मिलियन। आई बात समझ? ठीक है, तो अब हमारे पास, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास है 5 into 10 raised to the power 28 एटम्स किसके, सिलिकॉन के, तो आर्सेनिक के एटम्स कितने होंगे, 5 into 10 raised to the power 28 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 6, कितना आ जाएगा ये, 5 into 10 raised to the power 22। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, क्यों, क्योंकि आर्सेनिक क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और जितनी हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में ऐड करी होगी, कहने का मतलब जितने एटम्स ऐड करेंगे उतने क्या होंगे, उसमें होल्स होंगे। तो हमारे होल्स कितने आ गए, 5 into 10 raised to the power 22। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो भी हमारा जितने भी हमने एटम्स हैं उसमें क्या रिलेशन होता है, Ne into NH इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सबकी वैल्यूज पुट कर दें। Ne हमने निकाल लिया, कितना है, 5 into 10 raised to the power 22। NH हमको निकालना है, और Ni कितना दे रखा है, 1.5 into 10 raised to the power 16। ठीक है, तो NH कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, कितना आ गया, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 32। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, इसे नीचे ले आते हैं, कितना आ गया, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। तो हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ होल्स भी निकाल लिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लिए। आया समझ? चलो आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, प्योर सिलिकॉन एट दिस हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस द होल कंसंट्रेशन टू दिस। ठीक है, तो हमें जो प्योर सिलिकॉन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दे रखे हैं। पिछली बारी भी हमें प्योर सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये थे, Ni का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें Ni भी गिवन है और NH भी गिवन है। हमें निकालना क्या है, Ne हो जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला होता है, Ne इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। तो Ne की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Ne हमने निकालना है, और NH कितना है, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। Ni स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 16। Ne यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत, समझ आया? चलो आगे करें। अच्छा नेक्स्ट देखो, द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट I इज इक्वल्स टू 15। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कहने का मतलब रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। इसका मतलब हमारा जो V और I का ग्राफ होगा क्या होता है, V इज इक्वल्स टू
IR, तो R किसके बराबर हो जाएगा V/I। तो कहने का मतलब VI ग्राफ जो होगा उसका स्लोप हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब सॉल्व करें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस वाले ग्राफ के स्लोप से हम 1/R निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I/V निकलेगा। ठीक है, तो 1/R किसके बराबर होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे y2 कितना है 20 और ये कितना है 10, तो हमने कर दिया है 20 माइनस 10 अपॉन में x2 माइनस x1। ये वैल्यू 0.8 और ये वैल्यू 0.7 है बेटा। 0.8 माइनस 0.7 कितना आ गया है 10 अपॉन में 0.1, इसका मतलब 1/R। अच्छा ये वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी ना, आई वाली जो हमारी वैल्यू है वो किस में है, 10⁻³ है इसके साथ। मिली एम्पियर बोला है ना, 10⁻³ पॉइंट उठाया ऊपर, तो 1/R की जो हमारी वैल्यू वो कितनी आ रही है 10⁻⁻1। इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। समझ आया। अब सेम ऐसे ही सेकंड केस में देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, V जब कितना है -10, तो -10 जब V है तब हमारा करंट कितना है -1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू कितना होता है IR। V की वैल्यू कितनी है -10 और I कितना है -10⁻⁻6। R हमें सॉल्व करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, R की वैल्यू कितनी हो गई 10 अपॉन में 10⁻⁻6। R इज इक्वल्स टू 10 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻6, तो R इज इक्वल्स टू, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज 0.3 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है 0.3 और हमें क्या बोला है, फाइंड द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द VA एंड द VB। कहने का मतलब हमें निकालना है VA माइनस VB। ठीक है, चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन तो हमने पहले भी करे हैं ना। देखो क्या होगा, सबसे पहले VA। अच्छा यहाँ पे करंट भी सेम डायरेक्शन है और हम लूप भी यही ले रहे हैं VA माइनस VB में। करंट और लूप सेम डायरेक्शन में हो तो साइन क्या आता है माइनस, है ना। तो ये कितना आ जाएगा फिर 0.2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3। यहाँ तक समझ में आया। ये क्यों करा है, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक है, चलो आगे देखो, इसके क्रॉस कितना है 0.3 माइनस इसके लिए 5 इंटू 10⁻³ और देखो ये सारे के सारे किस में है सीरीज में, तो वही सेम करंट क्या करेगा इसके क्रॉस भी फ्लो करेगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ तक समझ में आया। माइनस का VB इज इक्वल्स टू 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा VA माइनस 0.2 इंटू 5 माइनस का 1, ये कितना आ गया 0.3 माइनस, ये भी दोनों पावर कैंसिल, 5 इंटू 0.2 ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 माइनस VB इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 1 और 1 2 और ये कितना है 0.3, तो ये कितना आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 2.3 वोल्ट। कोई दिक्कत, समझ आया। चलो अब आगे करें, अब तो चैप्टर खत्म। चलिए आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 14 दैट इज पूरी की पूरी क्लास 12 फिजिक्स आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्या चाहिए मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।